नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस और मैं हूं आपके साथ श्रुति अंगद। बुलेटिन की करेंगे शुरुआत। गोरखपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है। 2 दिन के दौरे पर रहेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। गोरखनाथ मंदिर से शुरू होगा सीएम योगी का दौरा। नेपाल के पूर्व नरेश ज्ञानेंद्र वीर विक्रम शाह भी पहुंचेंगे गोरखनाथ मंदिर। सीएम योगी की मौजूदगी में गुरु गोरक्षनाथ का दर्शन करेंगे। सीएम योगी का दौरा गोरखपुर के लिए बेहद अहम माना जा रहा है। आज नरेश ज्ञानेंद्र वीर विक्रम शाह भी पहुंचेंगे गोरखनाथ मंदिर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी में गोरखनाथ मंदिर में दर्शन पूजन करते हुए पूर्व नरेश नजर आएंगे। तो 2 दिन के दौरे पर है सीएम योगी आदित्यनाथ। सीएम योगी गोरखनाथ मंदिर से अपना ये दौरा शुरू करने वाले हैं और गोरखपुर का ये दौरा कई मायनों में बेहद अहम माना जा रहा है। गोरखनाथ मंदिर से शुरू होगा सीएम योगी का दौरा। नेपाल के राज परिवार की रहेगी मौजूदगी। ऐसे में प्रशासन की तरफ से तमाम व्यवस्थाएं की गई है। मंदिर परिसर के आसपास की सुरक्षा के तमाम इंतजाम किए गए हैं। मंदिर से सीएम योगी का दौरा शुरू होगा। गोरखनाथ मंदिर में आज पूजा अर्चना करेंगे। नेपाल का राज परिवार आज मौजूद रहेगा गोरखपुर। हमारे साथ हमारे सहयोगी अवनीश मणि त्रिपाठी गोरखपुर से जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। अवनीश, कितने बजे सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचने वाले हैं? करीब दोपहर बाद उत्तर प्रदेश के मुखिया जो है गोरखपुर में आ जाएंगे और जो है सबसे पहले तो वो जो है पूजा अर्चना करेंगे, गौ सेवा करेंगे। उसके बाद जो है अभी आधिकारिक पुष्टि की बात करें तो ये बात अभी सामने नहीं है। संभवतः प्रयागराज में जो हुई घटना है उसको लेकर के कुछ संवेदना भी व्यक्त की जाएगी। साथ ही चौरी चौरा सर्किल से सहजनवा से और क्या नाम खजनी से लगभग 4-5 के मौत की भी बात आ रही है। अभी संभवतः आधिकारिक पुष्टि की बात नहीं। वहीं कल चौरी चौरा में जो है जलाया भी गया है। ये बताया जा रहा है कि प्रयागराज में उनकी मौत हुई थी। वहीं लगभग चौरी चौरा, फिर ब्रह्मपुर ब्लॉक, सरदार नगर, 2-3 जगह जैसे और कई गुमशुदा भी हैं चौरी चौरा सर्किल के रहने वाले। और गोरखपुर जिले में लगभग हमको लग रहा है कि 1 दर्जन के लोग गायब हैं प्रयागराज से और 3-4 मौत की बात आ रही है। बिल्कुल, आज संवेदना व्यक्त भी कर सकते हैं और ऐसे में प्रयागराज को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ बेहद सख्त नजर आ रहे हैं। अवनीश, क्योंकि आज 2 दिन के दौरे पर आएंगे सीएम योगी आदित्यनाथ गोरखपुर। कहा यह जा रहा है कि राज परिवार नेपाल का जो है वो भी आज मौजूद रहेगा गोरखपुर में। जी, आज राज परिवार जो नेपाल का है गोरखपुर में मौजूद रहेगा। उसके साथ भी जो है उत्तर प्रदेश मुखिया की जो है बैठक होगी। कितने बजे ये राज परिवार आने वाला है? कितने बजे पूर्व नरेश आएंगे? करीब ये जो है कि दोपहर बाद जो ये परिवार गोरखनाथ मंदिर पहुंचेगा। मुख्यमंत्री महोदय का जो 2 दिवसीय दौरा है, दोपहर बाद जो है उत्तर प्रदेश मुखिया गोरखपुर आएंगे। विक्रम शाह के अलावा भी कोई और राज परिवार से आने वाला है क्या अवनीश? संभवतः कयास लगाई जा रही है कि संभवतः विक्रम परिवार के अलावा भी कुछ और लोग भी जो है नेपाल परिवार के लोग जो है गोरखपुर में शिरकत करते नजर आएंगे। तो गोरखपुर में आज राज परिवार आएगा नेपाल का और ऐसे में प्रशासन की तरफ से तमाम व्यवस्थाएं की गई हैं। क्या कुछ व्यवस्थाएं की गई है? सुरक्षा के कितने इंतजाम किए गए हैं अवनीश? गोरखपुर में जैसा कि आप जान रहे हैं, उत्तर प्रदेश के मुखिया जब भी अपने गृह जनपद पे रहते हैं तो गोरखपुर में जो है प्रशासनिक व्यवस्था 4 चौबस देखने को मिलती है। लगभग 15 किलोमीटर की दूरी से बैरिकेडिंग कर दी जाती है। एसपी नॉर्थ, एसपी ट्रैफिक, एसपी डीएम आला अधिकारी जो है गोरखपुर में मुस्तैद नजर आते हैं और वहीं यातायात मार्ग को जो है डाइवर्जन भी कर दिया जाता है। यानी कि रूट डाइवर्जन किया गया है और ऐसे में प्रशासन की तरफ से गोरखपुर में तमाम व्यवस्थाएं की गई है। नेपाल का जो राज परिवार है आज वो गोरखपुर पहुंचने वाला है और साथ ही साथ गोरक्षनाथ का दर्शन भी किया जाएगा। गोरखनाथ मंदिर में पूजा अर्चना करता हुआ आज राज परिवार नजर आएगा। कितने बजे ये पूजा अर्चना का कार्यक्रम है अवनीश?
करीब 12 बजे के बाद पूजा अर्चना का कार्यक्रम रखा गया है। संभवतः 1 से 2 बजे के बीच ये पूजा अर्चना की जाएगी। यानी कि अनुमान लगाया जा रहा है कि 1 या 2 बजे के बीच पूजा अर्चना की जाएगी। ऐसे में मंदिर परिसर में भी सुरक्षा के तमाम इंतजाम किए गए हैं। किस तरीके से मंदिर परिसर के अंदर और बाहर सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं, क्या कुछ किस तरीके से प्रशासन की तैनाती की गई है अवनीश? मंदिर के सभी गेट पे जो है यूपी एटीएस की टीम लगाई गई है, एसएसबी बल लगा हुआ है, पुलिस बल लगा है। लगभग 5000 से ऊपर पुलिसकर्मी जो है गोरखपुर में मंदिर सुरक्षा की व्यवस्था को लेकर के, उत्तर प्रदेश के मुखिया की सुरक्षा व्यवस्था के, नेपाल राज्य से परिवार की सुरक्षा को लेकर के लगभग 5000 पुलिसकर्मी जो है गोरखपुर में शिरकत करते नजर आ रहे हैं और चप्पे चप्पे पर पुलिस की व्यवस्था तैनात कर दी गई। चप्पे चप्पे पर पुलिस बल की तैनाती की गई है और ऐसे में आज राज परिवार गोरखनाथ मंदिर में पूजा अर्चना करता हुआ नजर आएगा। बहुत शुक्रिया अवनीश आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। तो सीएम योगी आदित्यनाथ 2 दिन के गोरखपुर दौरे पर रहने वाले हैं और ऐसे में नेपाल का जो राज परिवार है वो भी गोरखपुर पहुंचेगा और गोरखपुर में गोरखनाथ मंदिर में आज दर्शन पूजन करता हुआ नजर आएगा। दर्शन पूजन के समय सीएम योगी आदित्यनाथ मौजूद रहेंगे। आपको बता दें कि सीएम योगी गोरखपुर के 2 दिवसीय दौरे पर हैं और ऐसे में राज परिवार जो नेपाल का है वो भी आज पहुंचेगा गोरखपुर और वहां पर पूजा अर्चना करता हुआ नजर आएगा। अब दूसरी खबर की ओर बढ़ते हैं। दिल्ली से एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। आज से होगी बजट सत्र की शुरुआत। राष्ट्रपति के अभिभाषण से शुरुआत होगी। 11 बजे से राष्ट्रपति का अभिभाषण होगा। अभिभाषण के बाद आर्थिक सर्वेक्षण पेश होगा। आम बजट 1 फरवरी को पेश किया जाएगा। 5 फरवरी को नहीं होगी संसद की कार्यवाही। दिल्ली में होने वाले विधानसभा चुनाव के चलते ये कार्यवाही नहीं होगी। तो 5 फरवरी को दिल्ली में विधानसभा चुनाव है और ऐसे में संसद की कार्यवाही उस दिन नहीं होगी, लेकिन 1 फरवरी को आम बजट पेश किया जाएगा जिसका इंतजार सभी कर रहे हैं। इस बजट में कई बिल भी पेश किए जा सकते हैं और ऐसे में बजट सत्र बेहद हंगामेदार होने के आसार भी जताए जा रहे हैं। देश का बजट सत्र जिसकी शुरुआत आज से होगी और आज सबसे पहले दोनों ही सदनों को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू संबोधित करती हुई नजर आएंगी। 11 बजे से उनका अभिभाषण शुरू होगा। राष्ट्रपति के अभिभाषण से ये बजट सत्र की शुरुआत होगी। 11 बजे से राष्ट्रपति का अभिभाषण होना है और आर्थिक सर्वेक्षण पेश भी किया जाएगा। आम बजट 1 फरवरी को पेश किया जाएगा। 5 फरवरी को संसद की कार्यवाही नहीं होगी क्योंकि 5 फरवरी को दिल्ली में विधानसभा चुनाव होने हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी अजय चौहान इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। अजय, आज से बजट सत्र की शुरुआत होने वाली है, ऐसे में सदन के बाहर कैसी हलचल देख रहे हैं आप? देखिए, मोदी सरकार का बजट है और ये 2025 और 26 का बजट पेश होना है और वो बजट पेश होने से पहले राष्ट्रपति इसको संबोधित करेंगे। दोनों सदनों में संबोधित किया जाएगा, जिससे देश की जो जनता है कहीं न कहीं आशाएं लगाई हुई है कि इस बार जो बजट आएगा वो कहीं न कहीं देश की जनता के हित में आएगा, क्योंकि महंगाई भी की बात करें तो वो भी लोग कुछ चिंता, अगर रोजगार की बात करें वो भी चिंता है। जैसे अमेरिका की बात करें तो उसमें डॉलर को लेकर के रुपए में काफी गिरावट आई। तो ऐसे में उम्मीद है कि जिस तरह से देश के अंदर बजट पेश किया, क्योंकि मोदी सरकार में लगातार कहीं न कहीं बजट आम जनता के लिए उतार निकाला जाता है जिसमें लोगों को राहत मिल सके। ऐसे में जो मंत्री है निर्मला सीतारमण, तो उसको देखना ये होगा कि किस तरह से उन्होंने अपनी जो तैयारी की गई है उसका खाता तैयार किया जाएगा, पूरा उनको सामने रखा, पूरा बजट पेश किया जाएगा सामने रखकर कि आखिरकार इसमें क्या क्या और करना है, क्योंकि 1 फरवरी को ये पेश करना है। क्योंकि इससे पहले समीक्षा की जाती है ताकि जो पूरा मंत्रिमंडल है उसको समझ सके कि आखिरकार जो देश की जनता के लिए क्या क्या रखा गया है। अब देखना ये होगा कि 11 बजे जब शुरू होता है तो उसके बाद क्या और निकल के आता है, क्योंकि जब पिटारा खुलेगा तभी जो आशाएं हैं सामने आएंगी और देश की जनता भी चाहती है कि इस बार कहीं न कहीं देश के हित में ही बजट आना चाहिए। की शुरुआत होगी अजय और ऐसे में जनता को राहत की उम्मीद है। ये भी कहा जा रहा है कि जो टैक्स स्लैब है उसमें कुछ रियायत मिल सकती है जनता को। बिल्कुल, देखिए, अगर देश जिस तरह से निर्मला सीतारमण अगर
टैक्स में थोड़ी बहुत गिरावट आती है तो कहीं देश के बाहर भी पड़ता है और लोगों को राहत तो मिलती है। देखिए अब देखना ही होगा कितनी कहाँ और किस किस चीजों पर टैक्स कम किया जाएगा या किस किस चीजों पर टैक्स बढ़ाया जाएगा। तो ऐसे में सोच समझ कर जितना पिछली बार भी वो आता थी कि कहीं न कहीं जो महिलाएं हैं, जो अगर डॉक्टर पर सैलरी की बात करें, आशा वर्कर की बात करें, वो काफी मेहनत करती है, सैलरी नहीं होती है। तो ऐसे में रोजगार की बात करें, रोजगार काफी डाउन हो चुका है, मार्केट से गिरावट आ चुकी है। तो ऐसे में महंगाई जरूर होती जा रही है। तो ऐसे में इस बार जब बजट पेश होगा, तो बजट एक बार बहुत आशाएं लगाई गई है इस बार, क्योंकि निर्मला सीतारमण लगातार कहीं के जब बजट आती है, जो उनके सहयोग काफी लंबे से खाता पूरा रिकॉर्ड तैयार किया जाता है, कहाँ पर किसको राहत देनी चाहिए, किसको नहीं। तो लेकिन इस बार जो बजट है, एक तो दिल्ली के अंदर विधानसभा चुनाव है, उसको देखते हुए भी आशाएं हैं कि इस बार कहीं न कहीं बजट में कुछ राहत जरूर मिल पाएगी। बिल्कुल, ऐसे में क्या कुछ रियायत मिलती है बजट सत्र में, आम जनता को देखना बेहद दिलचस्प होगा अजय। लेकिन क्योंकि राष्ट्रपति का अभिभाषण भी 11 बजे होना है, ऐसे में ये भी कहा जा रहा है कि बजट सत्र की शुरुआत बेहद हंगामेदार होने वाली है। विपक्ष अब हंगामा करता हुआ बजट को लेकर नजर आएगा। किस तरीके की हलचल अभी देखने को मिल रही है सदन के बाहर? अगर सदन की बात करें तो बाहर जो उनके सांसद हैं, लोकसभा सांसद हो या राज्य सांसद हो, वो एक तो जरूर होते हैं, लेकिन उनकी उम्मीद यही होती है कि बजट को पहले देखा जाए क्या है। और बजट जब भी निकलता है तो कहीं न कहीं हंगामे की बैठी चलता है। सदन जब चला जाता है तो कहीं न कहीं जो आशाएं हैं जनता की और धरी धारी रह जाती है, क्योंकि बजट सभी के सामने पेश नहीं किया जाता, हंगामा हो जाता है, या बजट जब सत्र चलता है तो उसको निस्तारित कर दिया जाता है। तो ऐसे में उम्मीद है राष्ट्रपति भी यही चाहेंगे कि पहले बजट को सुना जाए, उसमें क्या खामियां उसकी बात रखी जाए। अगर उससे पहले ही हंगामा की बहस चल जाता है सदन, तो कहीं न कहीं जो आशाएं वो डूब जाती है। लेकिन उम्मीद यही बता रही है कि बजट को सुना है, लेकिन विपक्ष लगातार कहीं न कहीं इस बार, क्योंकि दिल्ली का जो मूड है, जो दिल्ली का जो चुनाव है, कहीं न कहीं ये राजनीति बनता नजर आ रहा है। तो ऐसे में अब देखना होगा निर्मला सीतारमण अपने बजट को कैसे पेश कर पाती हैं, या मोदी कैबिनेट किस तरह से इसको आगे बढ़ा पाता है, क्योंकि लगातार यही है कि जनता के हित में जो कोई फैसला आना चाहिए। अब देखना ही होगा विपक्ष इसमें क्या भूमिका निभाता है। बिल्कुल, इस बजट सत्र में एक बात बेहद दिलचस्प है अजय, क्योंकि बजट सत्र में कई महत्वपूर्ण बिल भी पास किए जा सकते हैं। वक्फ बिल पेश किया जा सकता है, क्या कौन से वो बिल है जो इस बजट सत्र में पास किए जाएंगे? देखिए, जेपीसी की जब ये बैठक की गई थी, पीछे भी लगातार बैठकें चली गई थी और लास्ट 27 तारीख को थी, तो उससे पहले ही कहा गया था जो सदन चलेगा, जो बजट का सत्र चलेगा, उससे उस दिन आज हो सकता है जो वक्फ बोर्ड का जो बिल है जो पास होना है वो पूरा आज ही पेश किया जाए, क्योंकि पहले ही आशाएं लगाई जा रही थी 31 तारीख को ही ये पेश किया जाएगा। और इसमें क्या क्या खामियां हैं, क्योंकि वक्फ बोर्ड की लगातार काफी जो 34 से 35 बैठक की जा चुकी थी, जो संशोधन लास्ट मीटिंग थी 27 तारीख को, इसमें कहीं न कहीं यही उम्मीद है कि वक्फ बोर्ड का बिल आज हो सकता है पास हो जाता है, तो कहीं न कहीं फिर और मुश्किल है, विपक्ष पर लगातार हंगामा करता नजर आएगा, क्योंकि वक्फ बोर्ड सबसे अहम भूमिका निभाई जा रही है इसके अंदर, क्योंकि जब बजट पेश होगा तो उसमें, लेकिन वक्फ बोर्ड सबसे पहले होगा। तो अब देखना ही होगा कि बजट के सत्र वक्फ बोर्ड में भी क्या संशोधन किया जाएगा, या अभी आगे के लिए जेबीसी को भेजा जाएगा। लेकिन पहले ही स्पष्ट कर दिया कि जेबीसी की लास्ट बैठक है और इसके बाद कोई भी वक्फ बोर्ड को लेकर बैठक नहीं की जाती। बिल्कुल, वक्फ बिल पास किया जा सकता है, पेश किया जा सकता है बजट सत्र में, ऐसी उम्मीद जताई जा रही है। हालांकि क्या कुछ होता है देखना बेहद दिलचस्प होगा। अजय, 5 फरवरी को सदन की कार्यवाही नहीं होगी। सर को दिल्ली के अंदर विधानसभा चुनाव है, उससे पहले ही जो बजट है वो पेश किया जाएगा, जो भी बिल है वो पास किए जाएंगे, क्योंकि 5 तारीख को दिल्ली में विधानसभा चुनाव उस दिन वोटिंग होनी है। तो इस पर 120 रद्द कर दिया गया है। देखना ही होगा कि उससे पहले क्या क्या बिल पास होते हैं, लेकिन वक्फ बोर्ड की आशाएं ज्यादा जताई जा रही है कि इस बार वक्फ बोर्ड को पूरा फाइनल रिपोर्ट मिल जाएगी और मोहर लग सकती है इस बार। वक्फ बिल पास होता है या फिर नहीं, देखना बेहद दिलचस्प होगा। बहुत शुक्रिया अजय आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। तो आज से बजट सत्र की शुरुआत होगी, 1 फरवरी को बजट पेश किया जाएगा और 11 बजे राष्ट्रपति का अभिभाषण होना है। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौटेंगे। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खबरें बढ़ते आगे। दिल्ली से एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। जहरीली यमुना विवाद का बड़ा मामला सामने आया है। केजरीवाल 11 बजे जाएंगे चुनाव आयोग। चुनाव आयोग में अपना जवाब दाखिल करेंगे। आतिशी और भगवत मान भी जवाब दाखिल करने पहुंचेंगे। तो केजरीवाल 11 बजे जाएंगे चुनाव आयोग और यमुना विवाद को लेकर अपना जवाब दाखिल करते हुए चुनाव आयोग के सामने नजर आएंगे। तो जहरीली यमुना को लेकर अब सियासत अपने चरम पर है।
लगातार बीजेपी और आम आदमी पार्टी एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का ये मंजर देख रही है और जनता भी बेहद निःशब्द है। वहीं जहरीली यमुना विवाद को लेकर आज केजरीवाल 11 बजे चुनाव आयोग के सामने पहुंचेंगे। चुनाव आयोग के पास अपना जवाब पेश करते हुए नजर आएंगे। उनके साथ आतिश जी और भगवत मान भी अपना जवाब दाखिल करेंगे। तो जहरीली विवाद को लेकर दिल्ली में सियासी संग्राम छिड़ गया है। खबरों बढ़ते आगे। मथुरा में एसओजी टीम और थाना छाता पुलिस की संयुक्त कार्रवाई हुई, जिसमें 4 शातिर बदमाश, डकैत, लुटेरे मुठभेड़ के दौरान पैर में गोली लगने से घायल हो गए। बदमाशों के कब्जे से लूटे गए रुपए, बैग, जेंट्स पर्स, एटीएम कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस और भारी मात्रा में हथियार, कारतूस, डकैती की घटना में इस्तेमाल किए गए वैन, कार बिना नंबर के बरामद हुई है और चारों बदमाश कैश मैनेजमेंट कंपनी के कर्मचारियों द्वारा कैश कलेक्शन करके वापस जाते तमंचे के बल पर लूट की घटना को अंजाम दिया करते थे। पुलिस की 4 शातिर बदमाशों से मुठभेड़ हुई है। लुटेरों के हौसले बुलंद होते हुए नजर आ रहे थे। इन बदमाशों के पास से तमाम चीजें बरामद की गई है। तो मथुरा से ये मुठभेड़ वाली घटना हम आपको बता रहे थे। खबरों में बढ़ते आगे एक और मथुरा से ही खबर सामने आ रही है, जहां थाना वृंदावन पुलिस और स्वाट टीम की संयुक्त कार्रवाई में वृंदावन में हुए गोलीबारी कांड में 2 बदमाशों में मुठभेड़ हुई है। इन बदमाशों के द्वारा वृंदावन की परिक्रमा मार्ग में वर्चस्व की जंग में गोलीबारी की गई थी, जिसमें एक ड्राइवर की मौत हो गई थी और एक व्यक्ति घायल हो गया था। वहीं शातिर बदमाशों से पुलिस की मुठभेड़ में दोनों के पैर में गोली लगी है। गोलीबारी कांड में कई लोगों को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस टीमें लगी हुई है। आज तड़के जो है एक एफआईआर पंजीकृत हुआ था वृंदावन में, मर्डर का मुकदमा पंजीकृत हुआ था, जिसमें नेम्ड अभियुक्त थे, जिसमें 2 अभियुक्त, एक का नाम अभय है और एक का नाम भूरा है। वो पुलिस मुठभेड़ में आज यहाँ पर ये दौरा बाबा का जो रास्ता है वहाँ पर पुलिस के एक्सचेंज ऑफ फायर में घायल हुए हैं। घायल को हॉस्पिटलाइज कर दिया गया है। उनके पास से जो पिस्टल और तमंचा बरामद हुए हैं और ये उनका जो मोटरसाइकिल जिससे जा रहे थे वो बरामद हुआ है। बाकी इंजर्ड को हॉस्पिटलाइज कर दिया, उनसे विस्तृत पूछताछ की जा रही है। इसमें और जो लोग वांटेड हैं उनके खिलाफ इसमें कार्रवाई के लिए टीमें उसमें लगी हुई हैं। जल्दी उसमें खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तो बदमाशों के पास से अवैध हथियार भी बरामद किए गए हैं। वर्चस्व की जंग में मथुरा के वृंदावन में फायरिंग की गई थी और ऐसे में पुलिस प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए गिरफ्तारी कर ली है। हमारे साथ हमारे सहयोगी मोहम्मद फारूक इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। फारूक, क्या कुछ है ये पूरा मामला? जी बिल्कुल श्रुति, ये मामला जो है बुधवार की देर रात जो है एक वर्चस्व की जंग हुई थी और वृंदावन के परिक्रमा मार्ग में 2 लोगों में फायरिंग की घटना हुई थी, जिसमें एक जो करारी टैठी गांव के रहने वाले एक ड्राइवर थे कुमारपाल, उनकी मौत हो गई थी और एक राहगीर को जो है गोली लग गई थी। उसको जो है उसका अस्पताल में उसका इलाज हुआ राहगीर का, लेकिन वो जो है बच गया। लेकिन एक व्यक्ति की इसमें मौत हो गई थी, क्योंकि वर्चस्व की जो लड़ाई थी, वर्चस्व की जो जंग हुई थी, उसमें 2 लोगों द्वारा जो है फायरिंग की घटना को अंजाम दिया गया था और जिसमें एक व्यक्ति की मौत होने पर जो है तमाम पुलिस बल वहां पर पहुंच गया था। और बिल्कुल, अब तो मुठभेड़ भी हुई है। क्या कुछ पुलिस प्रशासन ने बरामद किया है? साथ ही साथ ये भी बताइए कितने लोगों की गिरफ्तारी हुई है? फारूक जी बिल्कुल श्रुति, इसमें अभी 2 लोगों की मुठभेड़ में गिरफ्तारी हुई है। इनके पैर में गोली लगी है, क्योंकि एसएसपी शैलेश कुमार पांडे उन्होंने स्पष्ट रूप से जो है पुलिस कह दिया था कि बदमाश किसी भी सूरत में बख्शे नहीं जाएंगे। डीआईजी और एसएसपी शैलेश कुमार पांडे ने खुद कमान अपने हाथ में ली थी और उन्होंने कई टीमों का गठन किया था। तभी जो है कल देवरा बाबा घाट के पास बिल्कुल, ऐसे में फारूक की पुलिस प्रशासन की कामयाबी, पुलिस प्रशासन ने संयुक्त टीम बनाकर ये कार्रवाई की है और अभी तक 2 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। बहुत शुक्रिया आपका मोहम्मद फारूक इन तमाम जानकारी के लिए। बदमाशों के पास से तमाम चीजें भी बरामद की गई है। वर्चस्व की जंग देखने को मिली।
परिक्रमा मार्ग पर, जिसके बाद पुलिस प्रशासन के द्वारा ये कार्रवाई की गई है। और जो बाकी के बदमाश है उनकी भी गिरफ्तारी जल्द होगी। बदमाशों के पास से अवैध पिस्टल बरामद किया गया है। मुठभेड़ में एक बदमाश घायल भी हो गया। तो पुलिस और स्वाट टीम की ये संयुक्त कार्रवाई थी, जिसमें बदमाशों के साथ ही मुठभेड़ हुई। एक बदमाश घायल हो गया है, 2 बदमाशों की गिरफ्तारी हुई है और इन बदमाशों के पास से अवैध तमंचा, पिस्टल भी बरामद किया गया है। आपको बता दें कि बुधवार के दिन परिक्रमा मार्ग पर वर्चस्व की जंग होती है और इस जंग में गोलीबारी की कांड भी होती है, जिसमें ड्राइवर की मौत हो जाती है। संयुक्त कार्रवाई होती है, जिसमें 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया गया है। बदमाशों के पास से अवैध पिस्टल बरामद किया गया है। तो अब आपको सीधे ले चलते हैं दिल्ली, जहां बजट सत्र की शुरुआत से पहले प्रधानमंत्री मोदी लोगों को संबोधित कर रहे हैं। विकसित भारत का जो संकल्प देश ने लिया है, ये बजट सत्र, ये बजट एक नया विश्वास पैदा करेगा, नई ऊर्जा देगा कि देश जब आजादी के 100 साल मनाएगा तब विकसित होकर रहेगा। 140 करोड़ देशवासी अपने सामूहिक प्रयास से इस संकल्प को परिपूर्ण करेंगे। तीसरे टर्म में हम मिशन मोड में देश को सर्वांगीण विकास की दिशा में, चाहे वो भौगोलिक रूप से हो, सामाजिक रूप से हो या आर्थिक भिन्न भिन्न स्तर के संदर्भ में हो, हम सर्वांगीण विकास के संकल्प को लेकर के मिशन मोड में आगे बढ़ते जा रहे हैं। इनोवेशन, इंक्लूजन और इन्वेस्टमेंट, ये लगातार हमारे आर्थिक गतिविधि के रोड मैप का आधार रहा है। इस सत्र में हमेशा की तरह कई ऐतिहासिक बिल पर सदन को चर्चा होगी और व्यापक मंथन के साथ वो राष्ट्र की ताकत बढ़ाने का काम करने वाला कानून बनेंगे। विशेषकर नारी शक्ति के गौरव को पुनः प्रस्थापित करना, पंथ संप्रदाय के भेद से मुक्त होकर के हर नारी को सम्मानपूर्ण जीवन मिले, उसको भी समान अधिकार मिले, उस दिशा में इस सत्र में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाएंगे। रिफॉर्म, परफॉर्म एंड ट्रांसफॉर्म। जब विकास की तेज गति को प्राप्त करना होता है तो सबसे ज्यादा बल रिफॉर्म पर रहता है। राज्य और केंद्र सरकार ने मिलकर के परफॉर्म करना होता है और जन भागीदारी से हम ट्रांसफॉर्मेशन देख सकते हैं।
हमारा युवा देश है, युवा शक्ति है, और आज जो 20-25 साल की आयु के नौजवान है, जब वो 45-50 साल के होंगे तब वो विकसित भारत का सबसे बड़े बेनिफिशियरी होने वाले हैं। उम्र के उस पड़ाव पे होंगे, नीति निर्धारण की व्यवस्थाओं में उस जगह पे बैठे होंगे कि वे गर्व के साथ आजादी के बाद जो शताब्दी शुरू होगी, एक विकसित भारत के साथ आगे बढ़ेंगे। और इसलिए ये विकसित भारत के संकल्प की पूर्ति का प्रयास, ये अथाग मेहनत, आज जो हमारे टीनेजर्स हैं, हमारी युवा पीढ़ी है, उनके लिए ये एक बहुत बड़ा तोहफा बनने वाली है। जो लोग 1930 में, 42 में आजादी के जंग में जुट गए थे, पूरी देश की युवा पीढ़ी खप गई थी आजादी के जंग में, और उसके फल 25 साल के बाद जो पीढ़ी आई उसको नसीब हुए। उस जंग में जो नौजवान थे उनको नसीब हुए। आजादी के पूर्व के वो 25 साल आजादी के जश्न मनाने का अवसर बना। वैसे ही ये 25 वर्ष समृद्ध भारत, विकसित भारत, ये संकल्प से सिद्धि और सिद्धि से शिखर तक पहुंचने का देशवासियों का इरादा। और इसलिए इस बजट सत्र में सभी सांसद विकसित भारत को मजबूती देने के लिए अपना योगदान देंगे। विशेष करके जो युवा सांसद है, उनके लिए तो सुनहरा अवसर है, क्योंकि वो आज सदन में जितनी जागरूकता, जितनी भागीदारी बढ़ाएंगे, और विकसित भारत के जो फल है वो तो उनकी नजर के सामने देखने को मिलने वाले हैं। और इसलिए युवा सांसदों के लिए एक अनमोल अवसर है। साथियों, मैं आशा करता हूं कि हम देश की आशा आकांक्षाओं के इस बजट सत्र में खरे उतरेंगे। साथियों, आज एक बात आपने जरूर नोट की होगी, मीडिया के लोगों ने तो जरूर करनी चाहिए। शायद 2014 से लेकर अब तक शायद ये पहला पार्लियामेंट का सत्र है कि जिसके 1-2 दिन पहले कोई विदेशी चिंगारी नहीं प्रगटी है। विदेश में से आग लगाने की कोशिश रही हुई है। 10 साल से, यानी 14 से देख रहा हूं, हर सत्र के पहले शरारत करने के लिए लोग तैयार बैठते थे, और यहां उसको हवा देने वालों की कोई कमी नहीं है। ये पहला सत्र मैं पिछले 10 साल के बाद देख रहा हूं कि जिसमें किसी भी विदेशी कोने से कोई चिंगारी नहीं हुई। साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद। नरेंद्र मोदी संसद भवन पहुंचे और वहां मीडिया से मुखातिब
संसद का सत्र आज शुरू होगा। बजट सत्र की शुरुआत से पहले, राष्ट्रपति के अभिभाषण से पहले प्रधानमंत्री मोदी देश को संबोधित कर रहे थे। तो आज से बजट सत्र की शुरुआत होगी और प्रधानमंत्री मोदी बजट सत्र की शुरुआत से पहले देश को संबोधित कर रहे थे। इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए।